ओके जी। सो ये पेपर 41 है। रीसेंट पेपर है, मई जून का 2024 का। तो स्टार्ट करते हैं ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है स्टूडेंट फाइंड्स द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। एच ए का है, क्या दिया उसको जनरलाइज कर दिया, मतलब इट मे बी एनी एसिड, इट मे बी एनी एसिड। सो दे आर सेइंग बाय टाइट्रेशन। ओके, तो टाइट्रेशन का पर्पस भी यही होता है कि आप जो है ना अननोन कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हो बाय यूजिंग द नोन कॉन्सेंट्रेशन। The student adds 25 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide to a conical flask, adds a few drops of methyl orange, okay, and then slowly adds HA to the aqueous sodium hydroxide until the methyl orange changes color. Record the volume, और ये ब्यूरेट की आपको पिक्चर, सॉरी, figure 1.1 shows the apparatus the student used to measure 25 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide. Name the apparatus shown। क्या कहते हो, क्या नाम है इसका? Measuring cylinder. मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ओके हो गया जी। So this is so this is measuring cylinder. Name a more suitable piece of apparatus to measure 25.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा 25 cm क्यूब को मेजर करने के लिए? क्या कहते हो? Pipette. पिपेट, एग्जैक्टली, पिपेट, यस। So then they are saying name the apparatus shown in figure 1.2। ये क्या है? Burette. ये यहाँ से अंदाजा हो रहा है, यस दिस इज ब्यूरेट। The initial reading on this apparatus is 1.0 centimeter cube. Figure 1.2 to determine the volume of HA used in this titration. So initial reading on this apparatus is 1. Initial reading on this apparatus is 1. Okay. And figure 1.2 to determine the volume of HA used. तो क्या कहते हो, क्या आपको नजर आ रहा है वॉल्यूम की रीडिंग क्या होनी चाहिए? इन्होंने जूम इन किया हुआ है उसे। सो व्हाट इज दिस? अभी इसमें पिक्चर में है 23.6. 23.6 6 और and इनिशियल है 1, तो exactly. 22.6. So final minus initial. Final is 22.6, 23.6. The student washes the apparatus in figure 1.2 before it is used. So name the substance used to wash the apparatus. अच्छा, washes the apparatus figure 1.2, तो किस चीज से उसको वॉश करना चाहिए? 1.2 में आपका ब्यूरेट बना हुआ है, याद रखिएगा ये बात। डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल वाटर। अच्छा, हम ना जो ब्यूरेट की वॉशिंग करते हैं ना वो उसी सब्सटेंस से करते हैं जिसकी आप टाइट्रेशन करवाने जा रहे हो। तो टाइट्रेशन आप करवाने, आपने जो ऐड किया हुआ है ना ब्यूरेट में, वो इसे ऐड किया हुआ है। तो अल्टीमेटली आपको वॉश भी इसी से ही करना चाहिए। सो HA से वॉश करो आप। डिस्टिल वाटर से आप कॉनिकल फ्लास्क को वॉश कर लो, लेकिन ब्यूरेट को वॉश ना करो। ये रिकमेंडेशन है कि जो भी उसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ होगा वो वॉश आउट हो जाएगा एसिड से ना। और दूसरा ये कि आप उसमें ऐड भी बाद में एसिड ही कर रहे हो, बाद में आप इसमें ऐड भी एसिड ही कर रहे हो, तो जो है ना आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि इसका कोई कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी उसमें। ओके, क्योंकि आप उसको एसिड से ऑलरेडी वॉश कर चुके हो, तो उसके जो वॉल्स हैं उस पे भी एसिड स्टिक हुआ हुआ है, तो कोई इशू नहीं होगा उससे। Describe the color change of the methyl orange at the end point। मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में क्या होता है और मिथाइल ऑरेंज का कलर बेस में क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जो कॉनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है वो बेस लिया हुआ है, क्योंकि क्योंकि ब्यूरेट में आपने HA को फिल किया है।
तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप ब्यूरेट से एसिड डालोगे तो फाइनल जो आपकी रीडिंग होगी वहां पर एसिड आ जाएगा। तो जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है ना, वो बेस में येलो होता है और वो एसिड में पिंक होता है। तो येलो टू पिंक लिख लो आप इसमें। रेड नहीं लिख सकते? रेड भी लिख लो, मसला नहीं है, कोई कोई इशू नहीं है। फिर कह रहा है कि a student investigates the reaction of four metals A, B, C and D with aqueous copper 2 sulfate. The four metals are all gray solids. Okay. The student puts 25 centimeter cube of aqueous copper 2 sulfates into a beaker and measures the temperature, records this temperature in table 2.1, adds a sample of A to the aqueous copper 2 sulfate. Okay. Okay. Stir the mixture until there is no further increase in temperature. Measure the highest temperature of the mixture and records the temperature in table 2.1. Observes any changes in the appearance of the mixture in the beaker. The student repeats the experiment 3 more times using B, C, and D instead of A. The results for D are shown in figure 2.1. ओके, ए बी सी डी आपको दिया हुआ है भाई। और जो है, state the value in table 2.2 which the student records to an incorrect degree of precision. To an incorrect degree of precision. And this is part 1, right? So क्या कहते हो? Incorrect degree of precision. अब ये क्या कह रहा है भाई? कोई ऐसी रीडिंग आपको नजर आ रही है जो इनएक्यूरेट है, प्रिसाइज वैल्यू नहीं है? यस, क्या कहते हो? एनी आइडिया? एनी आइडिया? दिस इज 20। दिस जी। इज 20। ये आपकी इनकरेक्ट जो है ना, प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दैट इज 20। और द टेम्परेचर फॉर डी आर शोन इन फिगर 2.1। अच्छा जी। Record these temperatures in table 2.1. Calculate and record the temperature increases for B and D in table 2.1। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये आपके सामने इसकी डायग्राम है। सर इनिशियल टेम्परेचर फॉर डी हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा 53.5। The equation for the reaction between B and aqueous copper 2 sulfate is shown. Copper 2 sulfate is a blue solution since you can see कि B उसको displace कर रहा है. So I can say that B is more reactive than copper. At the end of the experiment, the student observes a colorless solution, a gray solid and a brown solid. Explain how these observations show that B is in excess in this reaction. क्या कहते हो, कैसे करोगे? सर ये लिख सकते हैं, इट हैज more number of moles available than required for the reaction। मोर नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल, क्या मतलब इसका? भाई वो मतलब कह रहा है कि जैसे जो है ना, इसने ना बी का हम रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ।
तो बी ने कॉपर को जब डिस्प्लेस कर दिया तो बी का सल्फेट बन गया, और कह भी रहा है कि कॉपर सल्फेट इज अ ब्लू सॉल्यूशन। फिर एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स अ कलरलेस सॉल्यूशन, अ ग्रे सॉलिड एंड अ ब्राउन सॉलिड। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशंस शो दैट बी इज इन एक्सेस। देखो आखिर में आपके पास क्या क्या बन रहा है, वो कह रहा है कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है, ओके, कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है, और फिर वो कह रहा है कि ग्रे सॉलिड भी बन रहा है, और आपके पास क्या बन रहा है, और इसमें क्या मेंशन किया है कि ब्राउन सॉलिड भी बन रहा है। सही है जी। तो अगर मैं बी की बात करूं, देखो आखिर में आपके पास कॉपर सॉलिड भी बचा हुआ है, आखिर में आपके पास कॉपर सॉलिड भी बचा हुआ है। तो कॉपर सॉलिड का क्या कलर होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कॉपर सॉलिड का कलर क्या है। यस, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा मैं एक और बात बताऊं आपको कि इन्होंने ऊपर एक बात आपको बताई कि ऑल द फोर मेटल्स आर ग्रे सॉलिड, और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इसने आपको बोला है भाई कि इन द एंड ग्रे सॉलिड इज गोइंग टू फॉर्म। तो जब इन द एंड ग्रे सॉलिड बन रहा है, तो जब बचेगा तो बनेगा ना, नजर आएगा। एक चीज खत्म हो गई भाई, उसने रिएक्शन किया वो खत्म हो गई, तो वो क्यों नजर आएगी तुम्हें भाई, वो कह रहे हैं नजर आ रहा है ग्रे सॉलिड। सो ये इस बात का प्रूफ है कि बी आपका एक्सेस में था, तभी तो बच गया रिएक्शन के बाद, तभी तो बच गया। तो इसलिए मुझे लिखना चाहिए कि यू कैन से कि ग्रे सॉलिड remains after the reaction after the reaction gray solid remains after the reaction, gray solid, that is B, remains after the reaction। तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो आपका बी था वो एक्सेस में था। ओके, using the equation in 3, write the formula for the colorless solution, and the gray solid, द ब्राउन सॉलिड। तो क्या कहते हो कलरलेस सॉल्यूशन आपका क्या होगा? देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जो भी ये बनते हैं ना सॉल्यूशंस आपके पास लाइक दिस, बी सल्फेट, सो ऑब्वियसली उसने आपको पहले बोला हुआ है कि ये ग्रे कलर का सॉलिड है, तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कलरलेस सॉल्यूशन होगा। तो मैं लिखूंगा इट्स बी सल्फेट। और ग्रे सॉलिड, ब्राउन सॉलिड, ग्रे सॉलिड तो आपको पता है यार, दिस इज बी, एंड ब्राउन सॉलिड इज कॉपर। Use your results to arrange A, B, C and D in decreasing order of reactivity। तो यानी कि सबसे ऊपर आपको उसे रखना है जो मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव कैसे डिसाइड करोगे? मोर रिएक्टिव आप कैसे डिसाइड करोगे? सर वो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये आ गई आपके पास टेम्परेचर की वैल्यूज, एंड देन सर ए वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव कैसे बिकॉज इट पता हैज लगा? द हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज, यानी जो हाँ जी, जो रिएक्शन था वो बहुत एग्जैक्टली। तो जो रैपिडली अकर हुआ। रिएक्शन हुआ है उसमें जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हम कहेंगे कि वो मोर रिएक्टिव है। जिसमें सबसे कम एनर्जी रिलीज होगी हम कहेंगे यार वो लेस रिएक्टिव है। ओके जी। तो आ, हाँ, मैंने क्या बोला कि आपका जो मोर रिएक्टिव है वो मेटल ए है, और चलो लीस्ट रिएक्टिव को भी हम देख लेते हैं पहले ना, लीस्ट रिएक्टिव कौन है। लेकिन इसका तो टेम्परेचर ही गिवन नहीं है आपको, तो आप इसमें क्या करो भाई, हाईएस्ट एंड इसको जरा करवाना, सब्ट्रैक्ट करना है इसको। क्या आंसर आ रहा है?
हाँ जी, आ रहा है 21.5। ये तो सबसे कम इसी का आ रहा है भाई। तो मतलब ये है कि ये आपका क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव हो गया, मतलब बी आपका लीस्ट रिएक्टिव। चलो ये बात यहाँ से पता लग गई। अब जब लीस्ट रिएक्टिव भी आपको पता लग गया, तो अब हम आते हैं दोबारा से अपने टेबल पर। तो ये हाईएस्ट था, इसके बाद जो वैल्यू नजर आ रही है वो ये है, उसके बाद वैल्यू ये है। तो मैं मुझे सी लिखना चाहिए फिर डी लिखना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया सी और ये आपके पास आ गया डी। ओके, तो एक्सप्लेन आप जी। इसमें क्या करोगे? एक्सप्लेन हमें ये करना है कि हायर टेम्परेचर जो मेटल रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मोर रिएक्टिव है। ओके, सो मोर रिएक्टिव metal releases uh, more temperature, more energy, which increases the temperature change, which increases the temperature. A student repeats the experiment using a fifth metal. This metal is the second most reactive of the five metals. Suggest a temperature increase for this experiment. यूज ऑफ अ कैटलिस्ट। देखो आपने, इन्होंने आपको एक बात बता दी। नहीं, कैटलिस्ट का मतलब क्या, मतलब कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट यूज किया है तो जो फिर रिएक्शन है इंक्रीज करेगा उसका रेट। किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जी, इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, रेट की बात कहाँ से आ गई? इसमें वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो है फिफ्थ मेटल से इसका रिएक्शन होने जा रहा है, और जब फिफ्थ मेटल से इसका रिएक्शन होने जा रहा है तो बेसिकली वो कह रहा है कि द मेटल इज द मोस्ट सेकंड मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फाइव मेटल। तो भाई सेकंड मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा? सेकंड मोस्ट रिएक्टिव तो ये है ना आपका, क्या कहते हैं वैसे ये? जी। तो सेकंड मोस्ट रिएक्टिव वो है, और वो कह रहे सजेस्ट अ टेम्परेचर इंक्रीज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। सेकंड मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फाइव मेटल्स। अच्छा, ओके 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 ओके, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव का मतलब है कि वो इससे कम है। इससे कम है और इससे ज्यादा है, क्या कहते हो? इससे कम है और इससे ज्यादा है ना, ऐसे ही है ना? तो जी, अब तो इसके हमें क्या दरमियान लिखना की चाहिए? वैल्यू। हाँ, कोई वैल्यू इसके दरमियान में आपको लिख देनी है। तो कोई भी देख लो आप, चलो मैं 40 कर देता हूँ, इससे कोई इशू नहीं है। दैट इज 40। The temperature increases measured are less than the true values for these experiments. Suggest a reason for this. जो भी आप इनसे अपनी टेम्परेचर को, जो है ना, अपनी एनर्जी को फाइंड आउट करते हो, एक हमारे पास जो ट्रू वैल्यूज होती हैं, जो डाटा होता है, डाटा जो थियोरेटिकल वैल्यूज होती हैं कि यार इतना आना चाहिए, यार इतना आना चाहिए, आप करके देखो जरा इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपने देखा यार वो तो आ रहा ही नहीं है सेम। तो क्या वजह हो सकती है कि जो हम हमारे पास जो वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मैच ही नहीं कर रहे हैं? तो बेसिकली होता ही है कि क्या पता, हो सकता है आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिस अपैरेटस में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो अपैरेटस आपका हीट लॉस कर रहा हो, वो अपैरेटस आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो, जिसकी वजह से हीट लॉस हो रही हो। तो आपको करना क्या चाहिए? आप किसी ऐसे कंटेनर में ये रिएक्शन कराओ कि जो आपकी हीट को वेस्ट ना करे, जो आपकी हीट को लॉस ना होने दे। तो आप यूज कर सकते हो इसमें जो है कोई भी पॉलीस्टाइरीन का यूज कर लो। तो ये ऐसा मटेरियल यूज कर लो जो इंसुलेटर हो, गुड इंसुलेटर हो।
कोई ऐसा मटेरियल यूज कर लो जो गुड इंसुलेटर हो। तो रीजन मेरे इसका क्या है कि मेरा जो आंसर है वो जो है वो क्लोज टू द ट्रू वैल्यू नहीं आ रहा है। सही है। उसमें क्या ऐसी चीज होनी चाहिए? तो आप बोलोगे कि एक तो उसमें हीट लॉस हो रहा है, ओके, और दूसरा ये कि ड्यू टू हीट लॉस, ड्यू टू हीट लॉस, ओके, or due to heat loss, calculated value calculated value is not accurate, calculated value is not accurate. So uh, so how can I improve this? Use use polystyrene container. State and explain the effect of using half the concentration of aqueous copper sulfate on the temperature increase for metal A. कह रहे कि आप इफेक्ट को स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ यूजिंग हाफ द कंसंट्रेशन। जितनी कंसंट्रेशन आपको गिवन है आप उसका हाफ कंसंट्रेशन का आप कॉपर सल्फेट लो। तो वो कह रहा है कि ऑन द टेम्परेचर इंक्रीज, तो अगर आप लेस कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट लेते हो तो जो टेम्परेचर का चेंज आएगा वो कैसा होगा? मेरे ख्याल से कम हो जाएगा, क्योंकि जो रिएक्शन है वो फिर जल्दी एंड हो जाएगा, क्योंकि लेस कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, जिससे एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम हो जाएगी। हाँ, ऐसे बेसिकली टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपने कंसंट्रेशन को ही आपने जो है वो हाफ कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो टेम्परेचर चेंज होगा वो भी हाफ हो जाएगा। और टेम्परेचर चेंज इसलिए हाफ होगा, फिर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे कि जो आपके कंसंट्रेशन मींस व्हाट, इट्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब आप कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हो इट्स मीन दैट यू आर गोइंग टू हाफ द नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, नंबर ऑफ कॉपर प्लस टू आयॉन्स। तो अगर आप कॉपर प्लस टू आयॉन्स की क्वांटिटी को कम कर रहे हो तो अल्टीमेटली जब हाफ करोगे उसको तो हाफ रिएक्ट करेगा, हाफ रिएक्ट करेगा तो उसी हिसाब से वो एनर्जी रिलीज करेगा। सही है ना? तो चूंकि हाफ रिएक्ट कर रहे हैं तो तभी जो टेम्परेचर का चेंज आएगा वो भी हाफ ही आएगा। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि if like if the concentration is decreased, okay, if the concentration is decreased like it becomes half, तो आप कहोगे कि it would lower the temperature by half, it would lower the temperature by half। हाफ नहीं भी कहो तो बस आप कह दो कि it would lower the temperature change। और जब टेम्परेचर चेंज लो हो जाएगा तो अच्छा उसको आप मेंशन, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप भले मेंशन कर दो उसे कि इट बिकम्स हाफ। और फिर उसके हाफ होने से अल्टीमेटली, और वो हाफ हुआ क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि भाई जो नंबर ऑफ कॉपर आयॉन्स थे वो हाफ हो गए थे, तो जिनकी वजह से जब उन्होंने रिएक्शन शो किया तो जितना ज्यादा रिएक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती रहेगी। क्यों? कि जब रिएक्शन होता है तो बॉन्ड ब्रेक डाउन भी होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है उसमें। तो ज्यादा चीजें होंगी तो ज्यादा बॉन्ड जो है ना फॉर्म होगा या ब्रेक डाउन होगा तो अल्टीमेटली ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि लोअर द कंसंट्रेशन, या मैं यूं लिख सकता हूँ इसको,
तो आप ये मेंशन कर सकते हो इसमें कि जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन को कम किया तो अल्टीमेटली कॉपर आयॉन्स कम हो गए और इस वजह से जो है ना टेम्परेचर का जो चेंज आया वो जो है वो कम चेंज आया है टेम्परेचर का। बात समझ आ रही है? ओके, यस। यस सर।